प्यारे बच्चों, हिंदी में हम आज कक्षा 8वीं का पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा पढ़ेंगे। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। पाठ से पूर्व हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार थे। वे हिंदी साहित्य के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। व्यंग्य का मतलब होता है उपहास के साथ कोई भी बात को हंसी मजाक के साथ आलोचना करना, यानी किसी बात को हंसी मजाक में सबके सामने रखना, एक मुद्दा उठाना, हंसी की हंसी और आलोचना की आलोचना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। इसके पश्चात नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त शोषण तथा भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह थे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग। उपन्यास में इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। वहीं निबंध में इनकी रचनाएं तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है आदि। तो इनकी रचनाओं के जो नाम हैं, शीर्षक हैं, उनसे ही आपको लग गया होगा कि इन्हें पढ़कर ही हंसी आ रही, जैसे भूत के पाँव पीछे, है ना, रानी नागफनी की कहानी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी सम्मानित किया गया। कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। पाठ प्रवेश देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। यह निबंध एक हास्यपद निबंध है जिसमें लेखक ने पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इस कहानी में इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर परिवहन साधनों पर ताना कसा है। निजी बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। यह इस पाठ में दर्शाया गया है। इस कहानी में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करते हैं और उनको हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत वाली बस भी चल सकती है। इसमें उन्होंने इसी बस यात्रा का वर्णन किया है और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से और बहुत ही अच्छी भाषा और शब्दों का प्रयोग करके हास्यास्पद शैली में
व्यंग करते हुए यह पूरा पाठ लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की, जिसका नाम है बस की यात्रा और लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम की बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। शब्दार्थ देख लेते हैं। तय का अर्थ है निश्चित, हाजिर होना अर्थात उपस्थित होना। सलाह का अर्थ है राय, सफ़र यानी यात्रा करना। डाकू यानी डाका डालने वाला, चोरी चकारी करने वाला। डाकिन यानी डराने वाली। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि वे सफ़र जो कर रहे थे तब उन्हें कहाँ जाना था? जबलपुर जाना था, और उनके साथ उनके 4 मित्र और भी थे। तो उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने तय किया कि वे शाम को 4 बजे जो बस चलती है उससे पन्ना के लिए सफ़र शुरू करेंगे। जब पन्ना पहुंच जाएंगे तो पन्ना से सतना के लिए इसी कंपनी की एक बस लेंगे और सतना पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़ेंगे जबलपुर के लिए। सुबह तक वे जबलपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें 2 लोगों को, उन्हें और उनके एक और मित्र को सुबह कहाँ जाना था? दफ्तर जाना था, उन्हें उपस्थिति देनी थी। इसलिए उन्हें आज रात को ही या शाम को ही निकलना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके अलावा शाम को कोई बस और नहीं थी, और अगर वो उस बस से ना जाते तो अपना जो दफ्तर है वहाँ समय पर उपस्थित नहीं हो पाते, तो उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। तो उन्होंने सबने मिलकर निश्चय किया कि चलिए जो शाम को 4 बजे वाली बस है उसी से निकल जाते हैं। वहाँ से जाएंगे पन्ना, पन्ना से एक और बस पकड़ेंगे सतना के लिए, और सतना से ट्रेन पकड़ के पहुँच जाएंगे जबलपुर। तो ये निश्चित करके वो सारे दोस्त निकल जाते हैं। लेकिन लोगों ने उन्हें राय दी कि समझदार आदमी जो हैं वो कभी भी शाम की बस से सफ़र नहीं करते, शाम की बस से यात्रा नहीं करते। तो सुनने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेखक और के मित्रों का आश्चर्य हुआ। क्यों भाई, क्यों नहीं करते? रास्ते में डाकू चोर लुटेरे हैं क्या? तो लोगों ने क्या कहा कि डाकू तो नहीं है, लेकिन बस जो है वो खुद ही डाकिन है। बस की हालत देख के ही आप डर जाएंगे, वही डरा देने वाली है। तो देखिए बस की हालत जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दी है, किस तरह से बस की हालत है। तो ये तो किसी डाकू से भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक लग रही है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? शब्दों के अर्थ देख लीजिए। श्रद्धा उमड़ना अर्थात मन में आदर की भावना उत्पन्न होना। वयोवृद्ध यानी जिसकी वय अधिक है, अर्थात बूढ़ी या पुरानी। सदियाँ यानी सैकड़ों साल। निशान यानी चिन्ह। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। कष्ट यानी परेशानी या तकलीफ। सवारी करना यानी चढ़ना या चढ़कर सफ़र करना। अनुभव यानी तजुर्बा। तो जब लेखक और उनके मित्रों ने बस को देखा तो उन्हें वाकई में आभास हुआ कि हाँ, इसका तो आदर और सम्मान करना चाहिए, ये तो वाकई में बुज़ुर्ग है।
काफ़ी आयु है इसकी, मतलब ये बहुत ही पुरानी है। जैसे घर के बड़े लोगों को हम आदर सत्कार करते हैं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देते, तो बस को देखकर भी लेखक और उनके मित्रों को कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, है ना। ये हास्यास्पद बात है कि इतनी बूढ़ी थी, इतनी उसकी हालत ख़राब थी कि जैसे लोगों के जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, उनका शरीर जो है शिथिल पड़ जाता है, उनको देखकर ही लग जाता है कि बहुत सालों, मतलब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही बस की हालत की खस्ता हालत देखे हुए लग रहा था कि ये तो सैकड़ों साल पुरानी लग रही है। जैसे खंडर में अगर आप जाएंगे तो कई पुराने चिन्ह, आपको पुराने निशान दिखाई देंगे, कुछ इसी तरह से उस पर भी जगह जगह कटफट हो रखी थी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कि इस पे तो इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो वृद्धावस्था में है, बूढ़ी हो चली है। अगर इस पे बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा, इसे परेशानी होगी, हमें बिठाने की अभी इसकी हालत ही कहाँ है। यह बस पूजा के योग्य है, इसे तो पूजा जाना चाहिए कि अभी तक भी ये चल रही है। इस पे सवार कैसे हो सकते हैं, इस पे सवारी कैसे की जा सकती है, क्या इसकी हालत है कि इस पे कोई सवारी कर भी सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो एक तरह का व्यंग भी है यहाँ पे, हंसी भी है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। अर्थ देख लीजिए शब्दों के। हिस्सेदार अर्थात साझेदार या भागीदार, गज़ब होना, आश्चर्य होना, आश्चर्यजनक बात का होना, अनुभवी यानी जिससे अनुभव हो, आगा पीछा करना मुहावरा है, अर्थात दुविधा की स्थिति में होना, निर्णय नहीं ले पाना, कई बार सोच विचार करना, कभी सोचना कि बैठ जाएं और कभी सोचना कि ना बैठे। नवी नवेली अर्थात बिल्कुल नहीं, आधुनिक। विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य। तो अब उनके पास कोई चारा तो था नहीं कि कोई और बस से चले जाएं, क्योंकि उन्हें सुबह दफ्तर पहुंचना था। तो वहाँ पे जब उन्होंने बस की हालत देखी तो आश्चर्य में पड़ गए कि इस बस से कैसे जाया जा सकता है। परंतु वहाँ पर बस कंपनी के हिस्सेदार यानी बस कंपनी के भागीदार, जो बस के ही मालिक थे, तो वो भी उसी बस से जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि इधर उधर लोगों से पूछने के बजाय इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो बस की हालत जानते हैं, इनकी तो खुद की बस है। तो लेखक ने उन्हीं से पूछ लिया कि क्या यह बस चलती भी है? तो बड़े गर्व से कहते हैं, चलती क्यों नहीं है, बिल्कुल चलती है, देखो अभी चलेगी। हमने कहा, यानी लेखक ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, वही हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी हालत में भी क्या बस चल सकती है। फिर वो अगला व्यंग क्या करते हैं, अगला सवाल क्या करते हैं कि अपने आप ही चलती है। तो जो साझीदार है, बस के हिस्सेदार है, वो क्या कहते हैं, हाँ भाई अपने आप ही चलेगी, वरना क्या मैं खींच के ले जाऊंगा, है ना। फिर लेखक क्या कहते हैं, गज़ब हो गया, आश्चर्य वाली बात है ये तो, कि ऐसी बस जिसका पुर्जा पुर्जा अलग दिखाई दे रहा है, जिसकी हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, ऐसी बस भी अपने आप चल सकती है, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये तो एक क्या होगा, आश्चर्य वाली बात है, ये तो एक चमत्कार ही होगा अगर ये बस चल पड़ी। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब उनके मित्र और वो आपस में सोचने लगे कि ऐसी बस से सफ़र करना कितना सुरक्षित है, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तब उनके डॉक्टर मित्र क्या कहते हैं, डरो मत, चलो,
चलते हैं। किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस अनुभवी है, उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना। नई नवेली बस होगी तो ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि उसे अनुभव नहीं है, क्योंकि कोई भी बात, कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति से काम करवाया जाए जिसको अनुभव हो काम करने का। तो यहाँ वो व्यंग करते कह रहे हैं कि भले ही पुरानी है तो क्या हुआ, उसको अनुभव है भाई इन सड़कों का, इन रास्तों का, अंधेरे का, हर तरह की मुसीबतों का। अरे नई नवेली बस होती तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये तो हमें क्या करेगी, जैसे माँ अपने बेटों को गोद में बिठाती है, प्यार करती है, उसी प्रकार हमें अपनी सीट पर बिठाकर बराबर हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। और फिर अपने डॉक्टर मित्र की बात सुनकर बाकी के लोग भी बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब हमें घर तो जाना ही है, और बस कंपनी के हिस्सेदार भी कह रहे हैं कि भाई बस चलेगी तो चलो, एक बार रिस्क ले लिया जाए, बैठ जाए। और सभी के सभी पांचों मित्र जो हैं वो बस में बैठ जाते हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। शब्द देख लीजिए, शब्दार्थ। अंतिम यानी आखिरी, विदा यानी विदाई, अलविदा, राजा अर्थात नृप, रंक यानी भिखारी, फ़कीर का अर्थ होता है साधु, कूच करना यानी निकल जाना, निमित्त यानी कारण, बहाना या साधन। तो जो छोड़ने आए थे, जो उन्हें अलविदा कहने आए थे, वे ऐसे देख रहे थे इन लोगों की ओर। जब इन्होंने बस में बैठने का निर्णय किया तो ऐसे देख रहे थे, उनकी आंखों में देख के लग रहा था कि जैसे हम आखिरी बार मिल रहे हैं, वो अंतिम विदाई दे रहे हैं कि भाई इसके बाद तो अब हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो उनकी आंखों से सब प्रकट हो रहा था। और उनकी आंखें क्या कहना चाह रही थी, उनकी आंखों की तरफ देख के लग रहा था, आना जाना तो लगा ही रहता है। मतलब जो जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, आया है सो जाएगा। जिसका भी जन्म हुआ है उसका तो, उसकी मृत्यु तो होना है, चाहे वो राजा हो, है ना, किसी राजधानी, कोई राज्य का राजा हो, या फिर कोई भिखारी हो, या फिर कोई साधु महात्मा हो। भाई कोई भी जिंदा तो नहीं रहता, जो इसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होना ही है। और मृत्यु के लिए कोई ना कोई एक कारण चाहिए होता है। तो समझो कि आज आपको भी एक कारण मिल ही गया, मतलब आपकी अब तो मृत्यु निश्चित ही है। मतलब उनके जो चेहरे के भाव थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि वे इन्हें कह रहे हैं कि भाई अब अंतिम बार विदा कर दें आपको, आपसे विदाई ले लें, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, अब हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। यानी बस की हालत जो थी उसके बाद तो बस में से सफ़र करने वाले का बचना मुश्किल ही था। इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। शब्दार्थ देख लीजिए। बचना यानी शेष, बाकी रह जाना, और दूसरा अर्थ है बचना का सुरक्षा। स्टार्ट यानी चालू, कांच का अर्थ होता है शीशा, तुरंत का अर्थ होता है फौरन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन शुरू हुआ जैसे ही बस में सब लोग बैठ गए, बस को ड्राइवर ने चालू किया, स्टार्ट किया। चालू करते ही बस का इंजन चालू हुआ। ऐसा जैसे ही स्टार्ट हुआ तो क्या लगा, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी और बस इतनी ज़ोर से कंपन करने लगी, इतनी ज़ोर से हिलने लगी कि ऐसा लगा कि हम बस में नहीं बैठे हैं। ये जो बस है ये पूरी इंजन ही है और हम
इंजन के अंदर बैठे हैं, है ना। जनरली इंजन कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है, तो इंजन की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है और हम आराम से बैठे रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि इंजन में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ तो इंजन की हालत इतनी ख़राब थी, बस की हालत इतनी ख़राब थी कि इंजन के शुरू करते ही, बस के को चालू करते ही क्या हुआ, इतनी ज़ोर से आवाज़ आने लगी इंजन की और बस इतनी तेज़ी से हिलने लगी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बस में बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि इंजन के ही भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी खिड़कियां अगर देख रहे हैं उसकी, तो वहाँ पर भी खिड़कियों में भी कांच बहुत कम लगे हुए थे, बहुत कम बचे हुए थे, सब कांच टूटे फूटे थे। और जो बच गए थे, जो शेष बचे थे, उनसे हमें बचना था, यानी उनसे हमारी सुरक्षा का ध्यान रखना अब ज़रूरी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये बस का इंजन इतनी तेज़ी से बजेगा, ये बस इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलेगी, तो जो कांच के शीशे हैं, जो खिड़कियों के शीशे हैं, वो वैसे तो बहुत कम बचे, लेकिन वो बचे हुए शीशे हमारे ऊपर अगर गिर गए तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। सरक जाना यानी दूर खसक जाना, हट जाना वहाँ से। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे बस तो बहुत तेज़ी से हिल रही है, कांचों की आवाज़ भी आ रही है और कांच के टूटे फूटे कांच है, तो उनके गिरने का भी डर लोगों को सताने लगा। तो जल्दी से सब लोग जो थे वो खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, ऐसा लग रहा था कि इंजन उनकी सीट के नीचे है, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कंपन, बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी उनकी सीट, और सब जगह से आवाज़ें, खिड़कियों की आवाज़ें और पूरे पुर्जे जो थे बस के वो हिल रहे थे, उनकी आवाज़ें। तो ऐसा लग रहा था जैसे इंजन के अंदर ये बैठे हैं और इंजन इन्हीं की सीट के नीचे रखा है। मतलब यहाँ पे बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि गाड़ी की हालत कितनी खस्ता थी, कितनी ख़राब थी, और उसी बात को प्रभावशाली ढंग से किस तरह से लेखक ने बताया है, उस पर किस तरह से व्यंग किया है, किस तरह से आलोचना की है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि लेखक कहाँ जा रहे हैं, जबलपुर की यात्रा पर निकले हैं, वापस अपने घर जाना चाहते हैं। उनका उसी शाम को निकलना आवश्यक है, क्योंकि अगले दिन उन्हें और उनके एक और मित्र को क्या करना था, दफ्तर जाना आवश्यक था। तो लोगों के मना करने के बाद भी वो शाम की बस से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। वहाँ से वो पन्ना के लिए निकलते हैं। पन्ना से उसी बस, जिस कंपनी की बस है, उसी कंपनी की बस से उन्हें सतना पहुंचना था, और सतना से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी जो सुबह सुबह उन्हें जबलपुर पहुंचा देती। तो वो लेखक और लेखक के 4 और मित्र, ये 5 लोग न चाहते हुए भी क्या हुए, बस से निकले। जब इन लोगों ने बस को देखा तो बस की हालत इतनी दयनीय थी, इतनी ख़राब थी, बस इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उसे देखकर लेखक और उनके मित्र सोच विचार करने लगे कि बस में बैठा जाए या ना बैठा जाए। परंतु दूसरे मित्र के कहने पर कि नहीं, बस काफ़ी अनुभवी है, मतलब एक तरह का व्यंग्य ही है, वो हंसी मजाक ही है कि इसको अनुभव तो है, कुछ नहीं तो अनुभव से ही बस चल तो देगी, उसे पता है रास्ते कैसे हैं, अंधेरे में कैसे सफ़र करना है, और ये सब बोल के फाइनली वो लोग क्या करते हैं, बस में बैठ जाते हैं। लेकिन बस में बैठने के बाद जब इंजन शुरू होता है, गाड़ी स्टार्ट की जाती है, तो गाड़ी की आवाज़, इंजन की आवाज़, टूटी फूटी खिड़कियों की आवाज़, और ये सबसे ऐसा अनुभव होता है लेखक को कि जो लेखक हैं वो बस में नहीं बैठे हैं, बल्कि इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो अभी तक आपने देखा कि बस की यात्रा कितनी
भयावह थी लेखक के लिए, और उन्होंने कितने प्रभावशाली ढंग से, कितनी अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करके व्यंग के द्वारा क्या किया है, एक तरह की आलोचना की है बस की हालत के ऊपर। तो आज इससे हमें क्या जीवन मूल्य क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें लेखक ने यातायात के साधनों की जानकारी दी है। पहली बात तो जब भी हम सफ़र करते हैं तो कई यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं हमारे पास, जैसे कि कार है, बस है, ट्रेन से हम सफ़र कर सकते हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे लेखक ने बस से यात्रा करने का साधन प्रयुक्त किया है। दूसरा कि बस की व्यवस्था की जानकारी, कि आप जब बस से सफ़र करते हैं तो बस व्यवस्था आपके पास कैसी उपलब्ध है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी होती है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। और यात्रा के अनुभव, उन्होंने अपनी यात्रा का अनुभव हमारे साथ साझा किया है। गृह कार्य देख लीजिए। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। जैसे कई बार हम सफ़र तो करते हैं, पर हर बार हमारा सफ़र जो है वो आनंददायी ही हो, आरामदायक ही हो, आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि हम अपने ही कार से ही क्यों न सफ़र कर रहे हों, कभी कार का भी आपका टायर पंचर हो गया हो, या बीच में आपने कोई दुर्घटना देखी हो, या फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई हो जिसके कारण आपको कोई परेशानी हुई हो। तो ऐसा कोई खट्टा मीठा अनुभव जिसमें आपको परेशानियां भी आई हो और कहीं ना कहीं उन परेशानियों में भी आपने मज़ा किया हो, तो आपको उस पर एक लेख लिखना है। और एक परियोजना कार्य मैं आपको दे रही हूँ कि पाठ में आए संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण आपको लिखना है।